मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है और उसका कोई हम शरीक नहीं। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तमाम से गुजारिश है कि सब जो है 3-3 दफ़ा दरूद शरीफ इसमें देना पड़ता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी दावत होगी। तो आज जो पहली प्रेजेंटेशन जो करेंगे वो इब्राहिम इब्राहिम मुझे कह रहे थे कि आज पहली प्रेजेंटेशन जो है वो करेंगे। इब्राहिम आप इधर मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना इब्राहिम तारिक है और मैं 5 क्लास में हूँ और मैं इस टाइम पर 8 सोशल वर्क कर रहा हूँ और मैं अब पढ़ा अभी हम थे रिजल्ट कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बराबर टी के साकी के चैप्टर 1 पे। तो आज हम इसका एक अगला पे कुछ हेडिंग्स पढ़ेंगे। नॉट ऑल क्वाड्रेंट्स आर इक्वल के जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं वो एक ही जैसे एक ही तरह के नहीं है। बाय नोइंग द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ईच क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट के अलग अलग खासियत जानने के बाद you'll have a better idea to which quadrant or quadrants might be best for you. आपके पास एक अच्छा आइडिया होगा कि आपके लिए कौन सा क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट हैं आपके लिए बहुत अच्छे मतलब आपके लिए बेस्ट हैं वो। For example, one of the many reasons I choose to work predominantly मिसालन जो मैं मसलन मैंने मेरा बहुत से रीजन है कि मैंने क्यों प्रीडोमिनेटली काम करने का सोचा in the B and I quadrant because of tax advantages। कि मैंने बी और आई क्वाड्रेंट में प्रीडोमिनेटली काम करने का इस वजह से सोचा क्योंकि उसमें बहुत से टैक्स एडवांटेजेस थे। For most people working on the left side of the quadrant, there are few legal tax breaks available। के बहुत से लोग जो के लेफ्ट साइड जो है हमारी इसकी ES वाली साइड, उनके लिए बहुत से हैं लीगल टैक्सेस जो कि उन्हें गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं अपनी सैलरी में से। कोई उनका परसेंट होता है, हर कंट्री में अलग होता है, किसी में 25, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 40 इस तरह करके। Yet legal tax breaks abound on the right side of the quadrant। और दूसरी साइड पे जो राइट साइड है क्वाड्रेंट्स की बी और आई की, तो वो जो है हमारे वहाँ पे जो होते हैं टैक्स का जोर टूट जाता है। वो हम पे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हम टैक्स दें। by working to generate income in the B and I quadrant। अगर हम पैसा कमाएंगे बी और आई क्वाड्रेंट से, I could acquire
acquire money faster and keep the money working for me longer without losing large chunks of it to the government in the form of taxes. कि मैं हासिल कर सकता था पैसे को ज्यादा जल्दी और मैं पैसे को रख सकता था अपने लिए विदाउट लूजिंग लार्ज चंक्स बगैर बड़ा हिस्सा खोए मैं अपनी पैसे का थोड़ा अपने गवर्नमेंट को दे सकता हूँ, पर इतनी लार्ज अमाउंट नहीं कि आप 25%, 40% दें. Different ways of earning money. When people ask why Kim and I were homeless, जब लोगों ने पूछा कि मैं और किम क्यों होमलेस थे, I'll tell them that it was because what my rich dad taught me about money. कि ये उसी का जिक्र हो गया जो अब्दुलरहमान भाई पढ़ा रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड, उसमें जो सिखाते हैं माइक के अब्बू, वो रॉबर्ट को जो सिखाते हैं पैसे के बारे में, फाइनेंशियल नॉलेज जो देते हैं. फॉर मी मनी इज इम्पोर्टेंट, मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है. येट आई डिडंट वांट टू स्पेंड माय लाइफ वर्किंग फॉर इट. अभी मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं कर सकता उसके लिए, पैसे के लिए काम करने के लिए, कि मैं पैसे के पीछे भागूं. That is why I didn't want a job. यही वजह कि मैं एक जॉब नहीं करना चाहता था. If we were going to be responsible citizen, Kim and I wanted to have our money work for us. कि अगर हम एक जिम्मेदार सिटीजन होंगे तो जो कि हैं बनेंगे, तो किम और जो मैं हूँ वो पैसे को हमारे लिए काम करेंगे. कि जो पैसे वो इसमें ये भी वो बोल रहे हैं कि जो पैसे वो आपके लिए 24 आवर्स काम करते हैं, पर जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो आपके लिए 9 to 5 काम करते हैं. तो इसीलिए ज्यादा अच्छा है कि आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं. पर आप आज जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सारे क्वाड्रेंट्स में जाते हैं. पहले वो ई में होते हैं, उसपे वो एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर वो एस में जाते हैं, वहां से वो करते हैं, फिर वहां पर वो फिर वहां से वो बी में जाते हैं. इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस. Rather than spend our life physically working for money, बजाय इसके कि हम अपनी जिंदगियां पैसे के लिए काम करें, ना हम पैसे के पीछे भागें. This is why the cash flow quadrant is important. इसीलिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है वो important है. It depicts the different ways money is generated. ये दिखाता है कि अलग अलग रास्तों में किस तरह जो पैसा है उसे कमाया जा सकता है. There are ways of being responsible and creating money. बहुत से रास्ते हैं रिस्पॉन्सिबल होने के और पैसे कमाने के लिए, अदर देन फिजिकली वर्किंग फॉर इट. और इससे फिजिकली हम इससे बजाय इसके कि हम मनी के पैसे के लिए काम करें. तो आज के इतना ही है. तो अगले उसमें हम पढ़े अलग आगे से वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि उसके रिच डैड और पुअर डैड थे उसके. तो आज के लिए इतनी उम्मीद आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच इब्राहिम, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी. तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ.
ये उम्मीद करता हूँ स्क्रीन मेरी शेयर हो रही होगी आप सबको। तो खैर दिस इज राना अब्दुल्ला तारिक और मैं जो है बिजनेस स्कूल पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं यूएसए में पढ़ रहा हूँ, पहला सेमेस्टर है। इसके अलावा मैं अपना पार्ट टाइम काम भी करता हूँ। तो हम चैप्टर 3 पर, सॉरी। हम्म अच्छा, चैप्टर 3 हमने शुरू किया था। हमने इकलौते को माय माइंड पढ़ा, जिसमें रॉबर्ट ने कहा था कि मेरा माइंड किस तरह बंद था फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। वो इस तरह था कि उसके पास पैसा ऑलरेडी था, क्योंकि उसका बिजनेस जो है परवान चढ़ा हुआ था, उसके बटुओं का बिजनेस था। वो वॉलेट्स वॉलेट्स बनाता था, उसका काफी अच्छा चल रहा था, तो उसको इस चीज पे इंटरेस्ट नहीं था। चेंज ऑफ माय माइंड, उसका माइंड किस तरह थोड़ा डाइवर्ट हुआ, उसका किस तरह चेंज हुआ, और के दिमाग कैसे खुला कि उसने एक्सेप्ट करने लग गया नेटवर्क मार्केटिंग को। तो खैर उसका एक दोस्त था, उसने उसका पहले हाल देखा हुआ था, उसने काफी अर्से बाद उससे मिला, तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ। कहता है कि मैं जब बिल, उस दोस्त का नाम बिल होता है, बिल के साथ जब मैं बातें कर रहा था, तो उन उसकी बातों से जो है मुझे ना थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे इसलिए पैदा हुआ, क्योंकि वो कहता है कि ही wanted टू हेल्प पीपल, वो लोगों की मदद करना चाहता है। दिस वॉज हिज मेन रीजन फॉर हैविंग दिस बिजनेस, ऑल्दो अ वेरी रिच मैन, ही वॉज नॉट ग्रीडी और एरोगेंट मैन। कहते हैं कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, तभी मैं इस बिजनेस में हूँ। जबकि वो लालची और एरोगेंट आदमी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा पैसा खाओ है नहीं। फिर कहता है ही वांटेड टू हेल्प हिमसेल्फ, वो कहता है कि मैं अपने आप की हेल्प करना चाहता हूँ। वो और कहता है अपने आप को मैं ग्रो करना चाहता हूँ, वो इस तरह ग्रो करना चाहता हूँ कि मैं अगर दूसरों लोगों की मदद करूंगा, लोग जब मेरी बैक रिटर्न में मेरी जब मदद करेंगे, तो उस कंट्रीब्यूशन को अगर देखें सब लोगों की हेल्प कर हेल्प की कंट्रीब्यूशन को, उससे मेरा बिजनेस चढ़ेगा। फिर कहता है ही लव्स लर्निंग एंड टीचिंग, कहता है उसको सीखना और सिखाना बहुत पसंद था। कहता है आई लव वर्किंग विद पीपल हु वांट टू लर्न, कहता है मुझे उन लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है जो सीखना चाहते हैं। He said to me in front of one of our later discussions, it's exhausting working with people who think they know everything. कहता है कि मुझे वो लोग बड़े अजीब लगते हैं, वो नापसंद हैं जो कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। देखें दुनिया जो है, आप जितना भी इल्म समेट लें उतना ही कम है। ठीक है, इल्म का कोई किनारा नहीं है। तो खैर यहाँ पे जरा प्रोफेशनल तो बात कर रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज की। In a world of real estate investing, I work with many of those people, working with some who thinks they know all the answer is tough. For me, people who start in network marketing business and looking for answer. कहता है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम किया जो कि मुझे कहते हैं कि हमें सब पता है, ठीक है, हमें ना बताओ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए वो लोग सही रहते हैं जो आंसर ढूंढ रहे हो, उनके दिमाग में क्वेश्चंस घूम रहे हो कि भाई अगर इस तरह हो सकता है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर ये है तो फिर इसका इसका क्या रिजल्ट आएगा। मतलब उसके दिमाग में क्वेश्चंस, क्यूरी, सवालात उनके दिमाग में घूम फिर रहे हैं और वो तलाश में है आंसर्स की। जी, अब बात करते हैं न्यूली किस ओपन चीज के बारे माइंड। में बात करेंगे? यहाँ पे कुछ कोई भाई कुछ कह रहे हैं।
अच्छा, पॉइंट आता है द न्यूली ओपन माइंड। कहते हैं 1990s में जो है मेरा दिमाग इतना ज्यादा खुल चुका था टुवर्ड्स नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफी इंटरेस्ट लेने इंटरेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मालूम करने में बहुत मजा आ रहा था। कहते हैं 1994 में 1994 में जब मैं फ्री हो गया, फाइनेंशियली फ्री वो होता है जिसको आगे पैसे की टेंशन ना हो, रैट रेस से निकल चुका हो। कहते हैं जब मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया एट द एज ऑफ 47। अब देखें रॉबर्ट की पूरी स्टोरी है, यहाँ तक 47 एज का हो गया, ये रिटायर हो गया है और ये फाइनेंशियली फ्री हो गया, लेकिन इसने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की। उसको नेटवर्क मार्केटिंग अभी इंट्रोड्यूस हुई है, उसको अभी मिली है नेटवर्क मार्केटिंग। तो अब उसके ऊपर रिसर्च रिसर्च करने में बैठा है ये 47 की एज में। कहते हैं मैं अपनी खुद की रिसर्च शुरू की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर। एनी टाइम समवन इनवाइटेड। अच्छा, कहते हैं कि एक दफा जो है किसी एक औरत ने जो है मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया तो मैं चला गया। आई जॉइन नॉट नेसेसरली टू मेक मोर मनी। कहते हैं मैं अब वहाँ पे पैसा कमाने तो गया नहीं था, पैसा तो मेरे पास है, मैं तो फाइनेंशियली फ्री हूँ। ठीक है, तो मैं तो इसलिए गया था कि मैं जरा थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है नेटवर्क मार्केटिंग के ढूंढ सकूं और सीख सकूं। तो कहता है मैं वहाँ पे सारे प्रेजेंटेशन ली, उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ली। तो जब खत्म हुई कि उसने देखा कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। सबसे पहले नेगेटिव एस्पेक्ट वो डिस्क्राइब करते हैं। कहते हैं आई सॉ द नेगेटिव दैट द मोस्ट पीपल सी एट द फर्स्ट क्लास सच एज स्ट्रेंज पीपल हु इनिशियली कम। हाँ, कहते हैं नेगेटिव ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं 80 to 90% जो लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आते हैं कि उनको पैसा दिखता है। ठीक है, उनको शेख के लिए ख्वाब आते हैं। ठीक है, वो गेट रिच स्कीम इन अ मिनट वाली स्कीम जो है उस वो वाले होते हैं। वो कहते हैं कि भाई महीने में मैं अमीर हो रहा हूँ, 2 दिनों में मैं अमीर हो रहा हूँ, इतने वो बस धड़ाधड़ काम करते हैं। तो वो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ठहर नहीं सकते। तो पॉजिटिव बात इसने ये की कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेने के बाद मुझे ये समझ आई कि स्लो थिंग्स टेक्स टाइम बट इट बिकम्स परफेक्ट। कहते हैं कि जो भी अगर काम करोगे, जो भी प्रोसेस है, अगर वो स्लो रहेगा जितना, ठीक है, जितना वक्त लगेगा, टाइम बाय टाइम जो है उतना उसके अंदर परफेक्शन बढ़ती जाएगी। जिस तरह के 90% जो लोग हैं वो जल्दी से अमीर होने की स्कीम वाले होते हैं कि बस जल्दी से अमीर हो जाए। जो बकाया जो बचते हैं वो इस पॉजिटिव माइंडसेट से आते हैं कि मैं लोगों की मदद करूं। ठीक है, लोग रिटर्न में मेरी मदद करेंगे, नेचर मेरी मदद करेगी, मेरी सपोर्ट करेगी। जब ये सब चीजों को अगर इकट्ठा करें तो वो एक उनका एक बिजनेस का पहिया जो है वो चल पड़ता। तो खैर मैंने यहाँ तक की, आखिर में बस एक मेन हेडिंग आपको नजर आ रही होगी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हैज एन ओपन डोर पॉलिसी। ये सबके लिए ओपन होती है। ठीक है, बस इसमें मसला ये है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से आ रहे हैं या नेगेटिव माइंडसेट से आ रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की मेरी ये प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन जो करेंगे वो है हसी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंटरप्रेन्योर के सेशन में बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सीलेंस स्क्रीन शेयर कर लूं। तो मैं इस सेशन में जो है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि रॉबर्ट टी कसाकी ने लिखी हुई है।
तो इसका जो है चैप्टर नंबर 4 हमने ख़त्म कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट कोऑर्डिनेट डिफरेंट इन्वेस्टर्स, और उसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले पिछले सेशन में। तो आज जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक जिसकी हेडिंग है द माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि एक एंटरप्रेन्योर का क्या माइंडसेट होता है। तो रॉबर्ट अपनी कहानी सुना रहे हैं कि जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया, तो उसके बाद मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्कूल को ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी एमबीए की डिग्री मुकम्मल कर सकूं, और ताकि मैं एक ट्रेंड और एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर बन सकूं। लेकिन मैं वहाँ पर उस बिजनेस स्कूल में सिर्फ 9 महीने तक रहा, और वहाँ से फिर ड्रॉप आउट हो गया, यानी मैंने जो है वो बिजनेस स्कूल छोड़ दिया। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने जो है एमबीए की डिग्री लिए बगैर ही बिजनेस स्कूल छोड़ दिया। तो आजकल जो है ये बिजनेस स्कूल जो हैं मुझे अक्सर इनवाइट करते हैं ताकि मैं आकर उनके स्टूडेंट्स हैं उनसे एंटरप्रेन्योरशिप पर बात कर सकूं। तो रॉबर्ट कहता है कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं बिजनेस स्कूल के, उनके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो वो पूछते हैं मुझसे, वो ये होते हैं कि हाउ डू आई फाइंड इन्वेस्टर, कि मैं इन्वेस्टर कैसे ढूंढूं, और हाउ डू आई रेज कैपिटल, कि मैं पैसा कैसे इकट्ठा करूं, कैपिटल कैसे रेज करूं अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं इन सवालात को समझता हूँ, क्योंकि यही सवाल मुझे भी खौफ दिलाते थे, मुझे भी हॉन्ट करते थे जब मैंने अपनी ट्रेडिशनल जॉब सिक्योरिटी को छोड़ा था, यानी जब मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा था और एक एंटरप्रेन्योर बनने की के रास्ते पर अपने कदम रखे थे। तो रॉबर्ट कहता है कि उस वक़्त मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और कोई भी मेरे साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, और ना ही मेरे जो बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेरे दरवाज़े पर दस्तक दे रहे थे, नॉक नॉक कर रहे थे। यानी मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई भी जो है इन्वेस्टर मेरे साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं इन बिज़नेस स्कूल स्टूडेंट के सवाल का क्या जवाब देता हूँ? मैं उनको कहता हूँ कि यू जस्ट डू इट, आप बस करते हैं। आप जो है इन्वेस्टर ढूँढते हैं और कैपिटल भी रेज़ करते हैं। यू डू इट बिकॉज़ यू हैव टू डू इट, आप करते हैं क्योंकि आपको करना है, करना होता है। और अगर आप नहीं करेंगे तो यू आर आउट ऑफ बिज़नेस, आपका बिज़नेस जो है वो फ़ेल हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर्स नहीं ढूँढेंगे, कैपिटल रेज़ नहीं करेंगे, तो आपका बिज़नेस जो है वो फ़ेल हो जाएगा। तो रॉबर्ट कहता है कि आज जबकि मेरे पास बहुत पैसा है, इनफ मनी है, लेकिन अभी भी जो है ऑल आई डू इज रेज कैपिटल, मैं जो है अभी भी कैपिटल रेज करता हूँ, यानी पैसा इकट्ठा करता हूँ, पैसा जमा करता हूँ। फॉर एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो नंबर 1 काम है वो है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो 3 ग्रुप ऑफ पीपल से कैपिटल रेज करता है, पैसा इकट्ठा करता है। कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज, इन 3 ग्रुप ऑफ पीपल से कैपिटल रेज करता है एक एंटरप्रेन्योर। तो आपकी जो जॉब है, आपका जो काम है एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, वो ये है कि आप जो है अपने कस्टमर से अपनी प्रोडक्ट्स खरीदवाएं, कि आप जो है आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स खरीदें, आप ये मुमकिन बनाएं। और जब आप जो है अपने कस्टमर से अपनी प्रोडक्ट्स खरीदवा लेते हैं और आपका जो कस्टमर सर्कल है वो बड़ा हो जाता है, आपकी सेल अच्छी हो जाती है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके बिजनेस की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, और बहुत सारे जो है इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जब आपका सेल अच्छी हो जाएगी और आपका बिजनेस थोड़ा अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। तो उसके बाद इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया, आपका बिजनेस जो है और अच्छे लेवल पे पहुंच गया, तो अब जो है आप एम्प्लॉयज रखते हैं अपने बिजनेस में। तो रॉबर्ट कहता है कि एक एम्प्लॉय अगर आपने रखा है और वो एम्प्लॉय जो है अपनी सैलरी से 10 गुना ज़्यादा काम नहीं कर रहा, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने एक एम्प्लॉय रखा है 10,000 रुपए में, तो अगर आपको वो एम्प्लॉय 1 लाख का काम नहीं दे रहा, यानी 1 लाख की सेल जनरेट कर आपको नहीं दे रहा,
तो यू आर आउट ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस फेल हो चुका है। अगर आपका एम्प्लॉय 10 टाइम्स मोर आपको सेल जनरेट करके नहीं दे रहा या 10 टाइम मोर काम करके नहीं दे रहा, तो आप आउट ऑफ बिजनेस है, आपका बिजनेस फेल हो चुका है। और अगर आपका बिजनेस फेल हो गया तो आपको अब पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो आगे रॉबर्ट कहता है कि ये जो मेरा जवाब है, ये ज्यादातर जो एमबीए के स्टूडेंट होते हैं, जो बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये जवाब नहीं ढूंढ रहे होते। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक मैजिक फार्मूला की तलाश में होते हैं, या किसी सीक्रेट रेसिपी की तलाश में होते हैं, या फिर क्विक बिजनेस प्लान टू रिचेस की तलाश में होते हैं। यानी कोई एक ऐसा बिजनेस प्लान जिससे हम जल्दी से अमीर हो जाएं, फौरन हम अमीर हो जाएं। तो रॉबर्ट कहता है कि ये जो मैं जवाब देता हूँ, ये जो उनके टीचर्स होते हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। मेरा ये जवाब उनके जो बिजनेस स्कूल स्टूडेंट्स के जो टीचर्स होते हैं, वो भी ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि आई नोटिस देम स्क्वर्मिंग व्हेन आई से दिस स्टफ। कि मैं स्क्वर्मिंग होता है चिड़चिड़ाहट, कि मैं नोटिस करता हूँ कि वो चिढ़ रहे होते हैं मेरे इस जवाब से। तो रॉबर्ट कहते हैं कि वाई, वो पूछता है कि वाई, क्यों? तो आगे वो खुद ही जवाब दे रहा है कि इसलिए क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं, और उनमें से जो है जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ज्यादातर जो है खुद एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं। वो जो है एम्प्लॉयज हैं जो पे चेक के लिए काम करते हैं, यानी सैलरी पर काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। वो एम्प्लॉयज हैं और वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं, तो उनको इतना नहीं पता है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, क्योंकि वो खुद एम्प्लॉयज हैं। तो रॉबर्ट कहता है कि मेरा जो पॉइंट है, मेरा ये पॉइंट नहीं है कि आपको कैपिटल रेस करना है, बल्कि एक रॉबर्ट आगे कह रहा है कि मैं इस बुक में आपके साथ एक ऐसा बिजनेस प्लान डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें यू डू नॉट हैव टू रेज द कैपिटल, कि आपको कैपिटल रेज करने की ज़रूरत नहीं है अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए, क्योंकि डेथ हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर यू, कि आपके लिए वो पहले से कैपिटल रेज कर दिया जा चुका है। लेकिन बट यू डू हैव टू बिल्ड योर बिजनेस, लेकिन आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है। आपको जो है इस मॉडल में कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए पहले ही किया जा चुका है। रॉबर्ट कह रहा है कि जो अभी रॉबर्ट इस बुक में आपके साथ बिजनेस मॉडल शेयर करेगा, उसके बारे में बात कर रहा है। तो आगे रॉबर्ट कहता है कि मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक एंटरप्रेन्योर की जो है डेफिनेशन क्या होती है, वो ये होती है कि यू मेक थिंग्स हैपन, कि आप जो है चीज़ों को अंजाम देते हैं, कि आप बस आप ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी काम है वो हो जाए। तो आगे वो बड़ी प्यारी बात कर रहा है कि यू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ द रोज ऑफ पैसेंजर सीट्स, कि आप जो है अपने आप को बस की पैसेंजर सीट्स से निकालते हैं बाहर, और जो बस का जो हेड है, बस का फ्रंट है, उसकी तरफ चल के जाते हैं, और स्टीयरिंग को खुद संभालते हैं, स्टीयरिंग यानी ड्राइविंग सीट पर खुद बैठते हैं, और बस को खुद चलाते हैं। तो यानी वो बस को लाइफ के साथ तशबीह दे रहा है, आपकी ज़िंदगी के साथ। अभी आप मिसाल के तौर पर अगर कोई एम्प्लॉय है, तो वो जो है बस की पैसेंजर सीट पे बैठा है, अपनी लाइफ की पैसेंजर सीट पे बैठा है, और उस बस को जो है कोई और ड्राइव कर रहा है, यानी आप उसकी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो रॉबर्ट कह रहा है कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप पैसेंजर सीट से उठें और ड्राइविंग सीट पर जाके बैठें और अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करें। तो यहाँ तक जो है आज का प्रेजेंटेशन थी। तो नेक्स्ट जो है अगली जो हेडिंग है वो है व्हाट डज इट टेक टू बी एन एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए होता है। तो ये जो है इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। भाई वेल डन, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की आपने, और इब्राहिम और अब्दुल्ला की भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, वेल डन।
जी आगे अब मैं प्रेजेंटेशन कर लेता हूँ। जैसा कि जो है हम रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहे थे रॉबर्ट टी कियोसाकी की। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब रॉबर्ट और माइक का जो बिजनेस जब बंद हो जाता है, जब वो अपनी साफ सफाई कर लेते हैं, सब कुछ समेट लेते हैं, तो उनके पास एक आइडिया आता है कि जो है हम अच्छा, तो उनके पास जो है फिर एक आइडिया आता है, सॉरी उनके जो रॉबर्ट के अब्बू होते हैं वो इन दोनों को बच्चों को 9 साल के बच्चों को मशवरा देते हैं कि अगर आपने पैसा कमाना है वाकई में सीखना है तो आप जो है माइक के अब्बू से रब्ता करें। तो फिर वो दोनों जो है फिर माइक के अब्बू के साथ टाइम सेट करते हैं और फिर जो है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो जो रॉबर्ट और माइक हैं वो उधर कमरे में जो है उनके जो ऑफिस होता है रिच डैड का, उधर जो है पहुंच जाते हैं वो। तो आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा कुछ नहीं। अच्छा, जो अब हम जो आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको जो है एक ब्रीफ समरी देता हूँ, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसमें वो बताता हूँ। जब रॉबर्ट और माइक जो है वो अपने जो रिच डैड है उसके कमरे में जब सॉरी इसके ऑफिस में पहुंचते हैं, तो वहां पे जो है वो बहुत सी चीजें देखता है माइक, सॉरी रॉबर्ट जो है वो बहुत सारी चीजें देखता है। वो जो है जो रॉबर्ट जो माइक का जो माइक के अब्बू का जो रिच डैड का जो कमरा होता है वो 360 होता है। अच्छा, पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो जो है अपना माइक म्यूट रखें। तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग होगी यूट्यूब पे जानी होती है, तो कोशिश करें कि अपना माइक जो म्यूट रखें। जब कोई प्रेजेंट करे तो अपना माइक म्यूट रखें। अच्छा, तो हम फिर जो है क्या होता है कि वो रॉबर्ट बड़ा अजीब सा सॉरी रॉबर्ट जो है वो बड़ा अजीब सा फील करता है कि इतने छोटे से ऑफिस में इतना कुछ सामान रखा हुआ है, और वो जो सामान होता है वो कुछ एंटीक पीस होते हैं। तो वो उसका जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं उनके ऑफिस को। वो देखता है वहां पे 2 वुमेन जो है वो रॉबर्ट की जो मॉम है, जो रॉबर्ट की जो अम्मी है उससे थोड़ी सी जो है वो उम्र में ज्यादा होती है, और वो देखती है कि वो काउच पे बैठी हैं और बिल्कुल उनके सामने जो है एक बंदा बैठा होता है जिसकी उम्र जो है 10 साल ज्यादा होती है रॉबर्ट के अब्बू से। और जो है रॉबर्ट जो है उनको देख के जो है मुस्कुराता है, और वो भी मुस्कुराते हैं। तो फिर जो है रॉबर्ट जो है माइक से पूछते हैं कि ये जो लोग बैठे हैं इतने सारे ये कौन है। तो माइक कहता है कि ये जो लोग हैं ये मेरे जो डैड हैं उनके लिए काम करते हैं, उनके जो है एम्प्लॉई हैं। तो फिर और भी वो जो है वो खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो वहां पे रोड पे जो है रोड बन रही होती है, और रॉबर्ट के जो अब्बू हैं उनकी ऑफिस की साइड पे रोड बन रही होती है। तो वो वहां पे एक सुपरवाइजर जो है रोड बनवा रहा होता है, तो वो देखता है कि सुपरवाइजर के साथ एक और सुपरवाइजर है जो एक घर के ना जो पाथवे होता है वो तैयार कर रहा है। तो वो माइक उसको बताता है कि ये जो है ये जो दो लोग हैं ये भी मेरे अब्बू के लिए काम करते हैं, ये दोनों जो है सुपरवाइजर हैं। तो रॉबर्ट पूछता है कि क्या ये रोज इस तरह यही रश होता है रोज माइक के रिच डैड के ऑफिस में। तो वो कहता है हाँ, कभी कभी जो है जब बिजी होते हैं अब्बू तो जो है इस तरह का ही रश होता है। अच्छा, फिर जो है वो अब जो है अब जो है वो रॉबर्ट और माइक जो है चेयर पे बैठे थे और जो है अपने जो रिच डैड है उनका इंतजार करते हैं। तो फिर जो है माइक जो है बताता है रॉबर्ट को कि मैंने जो है अब्बू से बात की है इस बारे में कि हमें जो है फाइनेंशियल नॉलेज दें, यानी हम जो है एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो रॉबर्ट कहता है कि फिर तुम्हारे अब्बू ने क्या जवाब दिया। तो माइक जो है फिर थोड़ा सा गैप करके कहता है कि उन्होंने जो है हमारे लिए एक डील तैयार की है
हमारे लिए जो है एक ऑफर है उनकी तरफ से। तो यहीं पे जो है वो इस पेज का एंड होता है। तो आगे देखते हैं कि रिच डैड ने उन 9 साल बच्चों के लिए क्या ऐसी ऑफर रखी है जिसकी वजह से जो है वो अमीर बनने जा रहे हैं। तो आज की बस मेरी इनकी प्रेजेंटेशन थी। तो आगे अगर किसी ने प्रेजेंट करना है, क्योंकि हम सारों का प्रेजेंटेशन होगी, आगे अगर किसी ने किसी भी टॉपिक पे छोटी सी कोई प्रेजेंटेशन करनी हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम जो है क्लास का एंड करते हैं। और कोशिश करें कि आप जो है कुछ ना कुछ जो है प्रेजेंट करें क्लास में। कोई ना कोई टॉपिक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको प्रेजेंट कर सकते हैं क्लास में। कोई करना चाहेगा प्रेजेंट? ठीक, चलें। अब जो है हम अपनी क्लास का एंड करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग खत्म हो गई है। क्या कह रहे? बताओ मीटिंग खत्म हो गई है। पीछे बंद हो गया। वो तो बोला बताओ मीटिंग खत्म हो गई है। बताओ मीटिंग खत्म हो गई है। माही पूछो खत्म हो गई पूछो खत्म हो गई मुझे बोलो खत्म हो गई 56 हो गई है।